नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज का संवाद शुरू करूं उससे पहले आपको एक पुरानी कहावत सुनाता हूं। गांव में अक्सर लोग कहते हैं कि चौधरी साहब आपकी बात सिर माथे, लेकिन पतनाड़ा तो वहीं गिरेगा। कुछ कुछ यही बात राष्ट्रपति ट्रंप के लिए कही जा सकती है। आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ 35 मिनट की बातचीत की थी। उस बातचीत के बाद भारत के विदेश सचिव ने बहुत ही ओपनली सबके सामने एक वीडियो के साथ प्रेस ब्रीफिंग की थी, जिसमें साफ कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिकन राष्ट्रपति को यह साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान के उस युद्ध विराम के बीच में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। भारत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता है, उसमें व्यापार की कोई बात नहीं थी। और जब ये तमाम चीज़ों पर एक्सपर्ट बहस कर रहे थे और उन्होंने जो कहा उसकी लिखी गई स्याही जो खबरों में लिखी गई थी वो अभी सूखी भी नहीं थी कि राष्ट्रपति ट्रंप का फिर से वही राग आ गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर कहा, जब असीम मुनीर के साथ लंच को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने को उनकी भूमिका थी। उन्होंने ये भी कहा उन्हें पाकिस्तान से प्यार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक शानदार आदमी है। जबकि पीएम मोदी ने चंद घंटे पहले ही साफ किया था खुद ट्रंप को ये बातचीत करके, और चूंकि जब देश का विदेश सचिव ये कह रहा हो तो तब उस पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। और इसके बाद एक राजनीति भारत में शुरू हुई थी, लेकिन ट्रंप है कि मानते नहीं। उन्होंने फिर कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध रोक दिया था, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मुझे लगता है कि मोदी एक शानदार आदमी है, मैंने कल रात उनसे बात की थी, हम भारत के मोदी के साथ एक व्यापार समझौता करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया था। यह आदमी असीम मुनीर को पाकिस्तान की तरफ से युद्ध रोकने में बेहद प्रभावशाली था, भारत की ओर से मोदी और अन्य। ये जो बातें हैं ये बताती हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप एक खास किस्म की जो एक उनकी भाषा शैली है या उनकी राजनीति है, उसका वो कभी भी उसको से दामन छुड़ाने की कोशिश में नहीं है। भारत के यहाँ जिस तरह से राजनीति इस पर हो रही थी, लगभग 1 महीने से इस पर चलती हुई राजनीति के बीच में प्रधानमंत्री मोदी ने आज जब इस बात को साफ किया था, उसको जिस तरह से फिर शाम होते होते ट्रंप का ये बयान आता है तो वो लगता है कि मुझे कि इस पे फिर से राजनीति शुरू हो जाएगी। हम इस खबर पर जाने से पहले चाह रहे थे कि आपके साथ जो ईरान और इजराइल के वॉर की जो इस समय अपडेट है उस पर बात करते, लेकिन हम लोग करें कि जो मोदी की बातचीत थी उस वो ट्रंप के यानी प्रधानमंत्री मोदी से जो बातचीत थी वो कोल अमेरिकन आग्रह पर हुआ था, ये भी नहीं कि उसको भारत से किए। मोदी ने बातचीत शुरू करते ही जो मैं मुख्य बातें हैं उनको बता देता हूं, क्योंकि हालांकि वो दिन भर आप सुनते रहे होंगे और मैं इस पर बातचीत नहीं करने वाला था। मैं आज बातचीत करने वाला था कि पाकिस्तान का असली प्रधानमंत्री आसिम मुनीर है, न कि शहबाज शरीफ। लेकिन इससे पहले ये खबर आई है तो हम इस पर बात करते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम सिर्फ हमारे मिलिट्री चैनलों पर पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी। और विक्रम मिश्री के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वार नहीं सीधे वॉर के तौर पर देखा जाएगा। इन सब भी बातचीत में एक जो सबसे कड़ी लाइन थी वो ये थी कि पूरी कॉल में कोई ट्रेड डील पर वार्ता नहीं हुई, न किसी समय यूएस द्वारा मीडिएशन का कोई हवाला दिया गया। ट्रंप ने कहा कि भारत की विक्रम मिस्री की बातचीत में है कि ट्रंप ने कहा था कि वह भारत की आतंकवादी विरोधी नीति को समर्थन देता है और मोदी को यात्रा की सुखद यात्रा की शुभकामनाएं दी। भारत ने बल्कि ट्रंप का एक ऑफर था जिसने मोदी को G7 से वापस जाते समय अमेरिका प्रवास का न्योता दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम बताकर शीघ्र यूएस दौरे को मना कर दिया। अगर हम इसको देखें तो ये बयान जब तक हम देख रहे थे ये था कि विदेशी दखल को हर हालत में स्वीकार कर रहे और बायलैटरल ओनली नीति की स्पष्ट थी। इसके अलावा ये जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो बहस थी, लगा था कि इसके साथ खत्म हो जाएगी, लेकिन वो उसके तुरंत बाद और बढ़ जाएगी। ये जो बयान है
तो इसको मैं अगर ये करूं कि ये एक इस तरह का बयान आ गया है जो भारत की राजनीति में कल सुबह से फिर शुरू कर देगा वही तमाम आरोप प्रत्यारोपों का, जैसा कि आज जयराम रमेश ने इसके बाद कहा था। हालांकि उन्होंने इसका राष्ट्रपति भवन का मुझे लगता है कि एक बयान जो पढ़ा था अमेरिका के, वो जनवरी का था, तो लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर से वो भेज कर ये लगता है कि उस शांत पड़ी हुई आग में फिर से हवा दे दी। इस पर एक बड़ी बातचीत हो सकती है, लेकिन हम आगे की तरफ चलते हैं कि आज किस तरह से ईरान और इजराइल के वॉर का जो अपडेट है वो क्या है। अगर हम लोग उसको देखते हैं तो ईरान के उस मामले में भी आपको फिर से वही दिखाई देंगे। ट्रंप ने जो कहा था कि किसी तरह से ईरान को अब आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, उसका सुप्रीम कमांड जो आर्मी का ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खुमैनी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था हम सरेंडर नहीं करेंगे। खमेनी ने अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप को सीधी चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल के खिलाफ अमेरिका जंग में शामिल होगा तो वो बुरा होगा उसका अंजाम। लेकिन ये एक टीवी के प्रेजेंटर ने इसको पढ़ा था, लेकिन उसके बाद फिर अगर ट्रंप की बात की गई, ट्रंप से सवाल जवाब किया गया, तो उन्होंने कहा था कि मैं क्या एक्शन लूंगा या लूंगा भी नहीं ये सिर्फ मुझे पता है। और उन्होंने जब ये कहा कि खामेनेई ने उससे इनकार कर दिया समर्पण से, तो उन्होंने कहा गुड लक। इससे पहले उन्होंने एक इशारा किया था कि ईरान बातचीत करना चाहता है, बातचीत के मैसेज दे रहा है, लेकिन अब बातचीत के लिए देर हो चुकी। तो ये जो वॉर से अलग जो चल रही है कूटनीति, ये कहीं और जा रही है। और वॉर की तरफ बात करें तो लगभग 600 से ज़्यादा लोग ईरान में अभी तक मर चुके हैं। वॉर की तमाम वो बैटरीज हैं उनकी, उस पर एक्शन हो रहा है। हालांकि अलग अलग तरीके से वीडियो जाहिर करके ईरान अपनी मिसाइलों का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अब सिर्फ एक राजनीतिक उसमें अमेरिकन हिस्सेदारी ना हो वॉर की, वो ये कोशिश है, क्योंकि अमेरिका ने अपने काफ़ी लोगों को, काफ़ी सेना को मध्य पूर्व में भेजा है। इसको देखते हुए जो ईरान की जो तैयारी है वो कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही है। और इसमें अगर हम लोग उस जो इस युद्ध की बड़ी चीज़ें हैं तो उसमें अटैक अभी जारी है। हिंदुस्तानी टाइमिंग्स के मुताबिक देर रात में फिर से बड़े अटैक की संभावना है। यहाँ तक कि एक हफ्ते के अंदर ईरान की तरफ से किसी बड़े रिटेलिएशन की बात की जा रही है। और ये सब बातें अमेरिकन जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी जानकारी के मुताबिक अलग अलग जो मीडिया ग्रुप्स हैं उनमें छप रही है। लेकिन जो मिसाइलों के हमले हैं वो लगातार ईरान के अंदर जारी हैं। इजराइल विमानों से, अपनी मिसाइलों से ईरान को पीछे की तरफ धकेलता जा रहा है। तेहरान में अगर मैं बात करूं तो वो भगदड़ लगातार बढ़ रही है। भारतीय लोग जो हैं बंकरों में हैं, और अलग ये इजराइल में भी है, और ईरान से वो बहुत तेज़ी के साथ निकल रहे हैं। तो अगर मैं मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करूं जो प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, उसमें ईरान के अंदर चूंकि ट्विटर भी बंद कर दिया गया कि उससे जासूसी हो रही है, बाकी तमाम सोशल मीडिया पर अंकुश लगा दिया गया है, तो ये कह पाना मुश्किल है कि अब वहाँ जो बढ़ रहा है वो क्या है, क्योंकि जो उनका कोई ऑफिशियल बयान भी अब आना बंद हुआ। चलिए अब हम लोग उसकी तरफ चलते हैं जो कि किस तरह से असीम मुनीर से जो मुलाकात है ये कैसे पाकिस्तान की राजनीति का इतिहास बदलने वाली है, और इसके साथ साथ हिंदुस्तान पर भी इसका बहुत गहरा असर होगा। क्योंकि इससे पहले अगर हम मुलाकातें देखें तो ये तो खैर, इसको अगर हम लोग सीधे तौर पर कहें कि आज अमेरिका ने ये घोषित कर दिया कि पाकिस्तान का असली प्रधानमंत्री सिर्फ नवाज शरीफ, या माफ़ कीजिए शहबाज शरीफ नहीं है, उसका सीधा प्रधानमंत्री और सीधा ताकतवर नेता सिर्फ असीम मुनीर है, सिर्फ पदनाम अलग हैं। वाइट हाउस ने इसको मान्यता दे दी है और अब इसे इस्लामाबाद छिपा नहीं सकता। इसके साथ जो है एक अमेरिकन जो एक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये बयान शुरू होता है। लेकिन हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि 18 जून को असीम मुनीर यानी किसी सेनाध्यक्ष को ये बहुत अरसे बाद व्हाइट हाउस में बुलाकर उसके साथ प्राइवेट लंच देना या लंच देना, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल शिफ्ट है। और जो ये बार बार मैं डिस्कस करता हूँ कि विदेश नीति में नैतिकता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, इन सब की कोई गुंजाइश अमेरिका में कभी नहीं होती। भले ही उनकी एजेंसीज दूसरे देशों को इस मानक पर
कसती हों और उनकी निंदा करती हों, उनके खिलाफ रिपोर्टें जारी करती हों, लेकिन ये जान लीजिए अमेरिकन पॉलिटिक्स में उसका कोई अर्थ नहीं होता। अगर हम ये देखें कि इससे पहले, चूंकि मैं ऐतिहासिक तौर पर इसको इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि ये भारत की राजनीति को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि जब असीम मुनीर वहां ताकतवर होते हैं तो फिर ये वापस पूरी मिलिट्री के हाथ में सत्ता आएगी। इसका फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो एक लोकतांत्रिक आवरण बनाया हुआ था, यानी एक पर्दा डाला हुआ था सेना ने, अब वो पर्दा नोच दिया है। इस पे बात करते हैं कि ऐसा पहले कब हुआ, क्योंकि बहुत अरसे के साथ तो प्रधानमंत्री जो जिस तरह प्रेसिडेंट मिले हैं आज वहाँ डोनाल्ड ट्रंप, उससे पहले अगर सबसे पहले की जिक्र करते हैं, हालांकि मैंने ये कोशिश की थी कि ये देखा जाए कि अयूब खान और निक्सन की कोई मुलाकात हुई थी कि नहीं, जो 1970 से 1972 के बीच का समय मैंने ढूंढने की कोशिश की। मुलाकात नहीं, फ़ोन के जिक्र हैं, फ़ोन लगातार हो रहे थे उनके बीच में, आपस में हो रहा था, क्योंकि उस समय भी भारत के खिलाफ अमेरिका का रुख बहुत कड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान चाइना के साथ अमेरिका की बातचीत के लिए गुपचुप तरीके से एक जमीन तैयार कर रहा था। इसी वजह से अमेरिका ने बांग्लादेश में हो रहे जेनोसाइड्स को भी नज़रअंदाज किया था। यानी आपको जो नैतिकता की कहानियां अमेरिका से सुनने को मिलती हैं, ये इतिहास है कि अमेरिका की नैतिकता के नीचे आपको हजारों लाखों बेगुनाहों की चीख और लाशें मिलेंगी। तो अब आज हम जाते हैं कि 1980 में जनरल मोहम्मद जियाउल हक, उन्होंने पहली बार उन्होंने जब मुलाकात की थी 1980 में, लेकिन याद रखिए उस वक्त तक वो कूक कर चुके थे, यानी कि पाकिस्तान के वास्तविक शासक के तौर पर वो रोनाल्ड रीगन से मिल रहे थे, और जिमी कार्टर और रोनाल्ड रीगन से उनकी मुलाकात हुई, और ये मकसद था सोवियत संघ के खिलाफ, जो पूरा उस समय अफगानिस्तान में आ चुका था, तो उनके खिलाफ अफगान के साथ जो एक गठजोड़ होना था, जो एक जंग में तालिबान को शामिल किया जाना था, वो उस समय का दौर था। उसके बाद अगर हम लोग अगली मुलाकात देखते हैं तो ये फिर परवेज मुशर्रफ की होती है, जनरल परवेज मुशर्रफ। उस वक्त तक, यानी वो जनरल परवेज मुशर्रफ जो 1999 के कारगिल हमले का जो एक उसी का भाष्यकार वही था। उसके बाद अगर हम देखें उस समय भी वो सत्ता पर काबिज हो चुका था, यानी जब अमेरिका उससे बात कर रहा था उस वक्त वो पाकिस्तान का सीईओ अपने आप को कहलाना पसंद करता था, लेकिन वास्तविक शासक था। और उसके बाद फिर अगर हम लोग देखें कि इस तरह की मुलाकात पाकिस्तान के तीसरे जनरल से मुलाकात हुई थी, वो 2019 में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ही हुई। अगर हम लोग उसको देखते हैं तो वो कमर आसिफ बाजवा। इसके साथ अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया में पाकिस्तान की भूमिका, यानी अफगानिस्तान से अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर समेटना चाहता था और उसमें उसको पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष की ज़रूरत थी। ये पहला मौका था जब कोई बिना किसी वास्तविक शासक हुए कोई जनरल अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल रहा हो। लेकिन अब अगर हम लोग इसको देखें कि ये क्यों है, तो ये इसलिए है, ये मुलाकात पहली बार हो रही है जब किसी पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष को अमेरिकी राष्ट्रपति ने 15 साल के बाद व्हाइट हाउस में बुलाया हो। और भारत पाकिस्तान का तनाव है, गाजा में इस समय संकट है, ईरान इजराइल के बीच में खुले तौर पर वॉर जारी है, जिसमें अमेरिका कभी भी हस्तक्षेप कर सकता है, उसकी तैयारियां हो चुकी हैं। तो ये सीधे तौर पर अमेरिका ने असीम मुनीर के साथ संपर्क किया है। दरअसल अगर हम ट्रंप की अभी हाल फिलहाल की राजनीति देखें तो उसने प्रेगमेटिक रीअलाइनमेंट, अगर इसको हम थोड़ा सा फॉरेन लैंग्वेज में बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इस्तेमाल किया करता था, कि प्रेगमेटिक रीअलाइनमेंट, यानी ये अमेरिका उन ताकतों के साथ सीधी डील कर रहा है जो जमीनी सत्ता पर नियंत्रण रखती है, ना कि औपचारिक तौर पर चुनी गई सरकारें हों। और पाकिस्तान को आप एक केस स्टडी के तौर पर ले सकते हो कि शहबाज शरीफ तो 2024 में आया, लेकिन अमेरिकी के किसी भी उच्चाधिकारी ने न तो उनसे कोई स्वतंत्र कोई द्विपक्षीय वार्ता की है, ना उन्हें किसी रणनीतिक संवाद का हिस्सा बनाया। ये उसके प्रधानमंत्री बनने के बाद से, चूंकि अमेरिका जानता है, या अमेरिका के इशारे पर अगर हम लोग इस पर बात करें तो ये कहा जा सकता है असीम मुनीर अमेरिका के इशारे पर ये सब करने में कामयाब हुए, क्योंकि इमरान खान जिसको वास्तविक सत्ता मिल रही थी वो सेना को भी चैलेंज कर रहे थे और अमेरिका के साथ भी बहुत कॉर्डियल नहीं था। तो लग रहा था कि जैसे ही अमेरिका ने तैयारी करी हो माफ कीजिएगा, तो शहबाज शरीफ के साथ
असीम मुनीर से अगर हम बात करें, पिछले 6 महीने में 3 बार अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन और 2 बार सीआईए के डायरेक्टर्स ने बात की। ये पूरे एक्सपर्ट्स का उनका ये है। अमेरिकन विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मई 2025 में स्पष्ट रूप से पाकिस्तान की सिविल सरकार को बाईपास किया था और सेना प्रमुख से भारत पाक के संघर्ष पर बात की। यानी जो बातचीत हुई थी, जो आपने देखा होगा, जो संघर्ष विराम हुआ, उसमें भारत की तरफ से तो सरकार थी, लेकिन अमेरिकन जो लोग बात कर रहे थे वो पाकिस्तान में असीम मुनीर से बात कर रहे थे। और इस पर अगर हम लोग एक विश्लेषक की बात करें जो अमेरिका, तो द यूएस हैज डिसाइडेड टू डील with the real authority in Pakistan, the military. It is not about democracy or diplomacy anymore, it is about regional stability. इसको ये कहा गया। इससे पता चलता है कि ट्रंप वापस एक ट्रांसनेशनल जो उनका एक्शन है, ट्रांसनेशनल एक्शंस की बात की जाती है, वो उस पर ट्रांसैक्शनल माफ कीजिएगा ट्रांसैक्शनल डिप्लोमेसी की बात की जाती है, जिसमें लोकतंत्र से अधिक प्रभाव और नियंत्रण मायने रखता है। यानी वहां लोकतंत्र के कोई अर्थ नहीं रहते, वो रहे। अगर हम भारत पाकिस्तान के तनाव में इसकी भूमिका देखें, तो जो सबसे बड़ी घुसपैठ हुई थी उसके बाद भारत ने जब टैक्टिकल स्ट्राइक की नीति अपनाई थी, तो पाकिस्तानी सेना ने कोशिश की थी कि बलूचिस्तान और पंजाब सेक्टर में आगे बढ़े। उस समय भी अगर हम लोग उस पर बात करें कि आखिर भारत के सामने भी ये कन्फ्यूजन हमेशा से था कि पाकिस्तान में बात किससे की जाए, लेकिन अमेरिका ने इस कन्फ्यूजन को दूर किया। अमेरिका ने ना तो उसने बिलावल भुट्टो उस वक्त की बात की, क्योंकि अमेरिका ने 2 बार असीम मुनीर से कोशिश की जब बातचीत की थी, और उससे स्पष्ट था कि अमेरिका अब क्षेत्रीय ताकतों के रूप में पाकिस्तान की मिलिट्री को ही बड़ी ताकत मानता है। आईएसआई और पेंटागन के बीच में लगातार एक संवाद और सहयोग वो चलता रहता है। असीम मुनीर खुद आईएसआई का डायरेक्टर था, जो 2018 से 2019 तक रहा। इस पद की वजह से उसके अमेरिकन जो प्रतिष्ठान है उनके साथ एक बेहद बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ये कहा जा रहा है कि 3 बार सीआईए के डायरेक्टर और आईएसआई के बीच में अब हाल फिलहाल में बैठ के हुई हैं, जो मार्च 2025 से जून 2025 में, उसमें कतर, ओमान और वाशिंगटन में ये मुलाकातें हुई हैं। और आईएसआई के साथ ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म बनाने की बात हुई है। यानी हम लोग भले ही ऊपर से देख रहे थे कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका बहुत भारत से अलग व्यवहार कर रहा है और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने जैसे ही अफगानिस्तान छोड़ा था, वो ये जानता था उसको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान को इतना प्रेशर दिए जाने के पीछे भी यही कारण माना जा रहा था कि अमेरिका उसको अपने पैरों में देखना चाहता था, उसके पास कोई इंडिपेंडेंट चीज़ ना हो। असीम मुनीर एक वो पत्ता निकला जिसको अमेरिका ने पहले से अपनी बाजू में छिपा रखा था, और उस तुरुप के इक्के को वो उस वक्त निकालना चाहता था जबकि वो इसमें करे। तो मुझे लगता है कि ईरान इजराइल वॉर का समय अमेरिका को सही लगा, इसीलिए असीम मुनीर को इसके बावजूद बुलाया गया, जबकि उस आदमी के बयान को भारत ने एक आतंकी हमले की भूमिका के तौर पर देखा हो। 1950 मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसको लेकर पेंटागन के एक अधिकारी ने साफ किया था कि जनरल मुनीर अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंस मैट्रिक्स विद सिविलियन गवर्नमेंट चेंजिंग एवरी 12 मंथ, वी नीड कंटिन्यूटी एंड आईएसआई प्रोवाइड इट। बार बार मैं अमेरिका की बातचीत कर रहा हूँ। अमेरिका पाकिस्तान से फिलहाल 3 चीज़ें चाहता है, अगर हम लोग ये देखें कि उसको क्या क्या चाहिए। सबसे पहला तो उसको अफगानिस्तान के उत्तर में उसके बारे में उसको पूरी इंटेलिजेंस चाहिए। अब अफगानिस्तान के जो भी इलेक्शन, इसके बाद ईरान की गतिविधियों पर उसको चाहिए था। अब तो वॉर सीधा ही हो गया, तो अब तो वो खुद हिस्सा ले सकता है, लेकिन जिसकी वजह से अमेरिका असीम मुनीर को सेचुरेट कर रहा था, वो बड़ा कारण था कि वो ईरान पर एक ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहता था। यानी जो उसके जुड़े हुए नंगरहार से जुड़े हुए जो इलाके हैं ईरान के, वहाँ उसकी इंटेलिजेंस एक ह्यूमन लेवल तक पहुँच जाए, क्योंकि टेक्निकली पाकिस्तान उसमें क्या मदद करेगा, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस में पाकिस्तान का इस्तेमाल हो सकता था, और वहाँ कोई भी मूवमेंट अगर अमेरिका चाहता है तो वो उसको ईजिली उपलब्ध हो। दूसरा कि गाज़ा और खाड़ी के देशों में अगर हम देखते हैं इस वॉर को लेकर, अमेरिका की प्रेजेंस मुस्लिम देशों में धीरे धीरे कम हो रही है, और उसके खिलाफ जो आम मुस्लिम जनता है उसके अंदर गुस्सा बढ़ता है। तो असीम मुनीर यहाँ उसके काम आता है, यानी पाकिस्तान उसके काम आता है। और इस तीनों में पाकिस्तान की सिविल सरकार की कोई भूमिका नहीं, यानी पाकिस्तान शहबाज शरीफ उसके लिए बिल्कुल बेकार है। इसीलिए अमेरिका ने आईएसआई और उसकी कोशिश की। अब भारत की चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय सलाहकार और राह प्रमुख दोनों ने अमेरिका को अभी कुछ दिन पहले साफ तौर पर कहा था कि अगर आप आईएसआई को एम्पावर करते हो
तो आप इस पूरे क्षेत्र को डिस्टेबलाइज करने का खतरा दोबारा से मोल लोगे। लेकिन इसके बावजूद जो पेंटागन और व्हाइट हाउस दोनों ने असीम मुनीर को रीजनल स्टेबलाइजर विद लीवरेज, उन्होंने देखा कि ये रीजनल स्टेबलाइजर है और विद लेवरेज के रूप में देखना शुरू किया। अब अगर हम लोग देखें इस बार इतिहास में जब भी मिला, अगर हम लोग जनरल की तरह देखें, जब भी पाकिस्तानी नेता को व्हाइट हाउस में बुलाया तो या तो प्राइम मिनिस्टर रहा या राष्ट्रपति रहा, और सेना प्रमुख की उपस्थिति अगर होती थी तो उसके साथ कोई उस तरह से, मैंने आपको बताया जो जनरलों के अलावा। लेकिन इस बार ना तो शहबाज शरीफ थे साथ में, और ना ही उन्हें अलग से बुलाया गया, और ना ही विदेश विभाग ने उनकी उपस्थिति पर कोई टिप्पणी की है। तो अगर कार्नेगी एंडोर्मेंट है, दिस इज द डायरेक्ट सिग्नल विद द वाशिंगटन इज नॉट लुकिंग एट द सिविलियन लीडरशिप फॉर द डिसीजन मेकिंग इन इस्लामाबाद एनीमोर। यानी अब अमेरिका जो है इस्लामाबाद में डिसीजन मेकिंग के लिए किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट को नहीं देख रहा है। उसको लगता है कि सिविलियन गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं, वो सिर्फ जो आईएसआई और सेना है उसके पाले हुए कुछ टट्टू हैं जो एक लोकतंत्र के एक आवरण को पाकिस्तान की जनता को सैचुरेट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जनता बीच में आपने देखा कि पहली बार का मतलब हाल फिलहाल के वर्षों में जब लाहौर में या अलग अलग जगह इस्लामाबाद या उसमें कोर कमांडर्स के घर में घुस गई थी जब इमरान खान की अरेस्ट हुई थी। तो ये स्थिति कभी भी आ सकती है। इससे बचने के लिए सेना ने, और हो सकता है इसमें अमेरिका की सहमति रही हो, कि उसने इमरान खान को जब अंदर किया तो उसके बाद एक पर्दे के तौर पर एक सिविलियन गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ जैसा नेता जो खुद नहीं जीत सकता, जो अपने भाई के दम पर खुद ही एक कठपुतली के तौर पर, यानी वो सरकार भी कठपुतली है और उसका सरकार की जो मुख्य प्रधानमंत्री है वो भी कठपुतली है उसके बाद, तो उसको राजनीतिक तौर पर भी कहा जाता है। वी डील विद व्हाइट हाउस के एक्सपर्ट्स, मतलब एक सोर्स की जो टिप्पणी थी, अगर हम लोग अखबार में देखते हैं रॉयटर्स में, उसमें कि वी डील विद हु कंट्रोल द गन्स एंड द न्यूक्स एंड दैट इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। क्लियर कट है, मतलब अमेरिका को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन जो न्यूक है, वो जो न्यूक है, न्यूक्लियर जो वेपन है उसके, उनको कौन कंट्रोल करता है। और अगर हम इसको देखें इसका पाकिस्तान में कोई असर आपको दिखाई देता है, तो पाकिस्तान में तो सीधे तौर पर कोई असर इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि पीपीपी खुद ही ये मानती है, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि ये एक मजाक आम तौर पर चलता है कि शहबाज शरीफ वहाँ अपने एडीसी को सुबह उठते ही सैल्यूट मारता है। यानी एडीसी को ही जो शख्स प्रधानमंत्री सैल्यूट करता हो उसको आप उससे ये उम्मीद करें कि वो इसमें कोई बड़ा चेंज ला सकते हैं, तो नहीं। जो तय कर रहा है असीम मुनीर कर रहा है। और इस मुलाकात पर मतलब आप सोचिए कि जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पार्टी है पीएमएलएन, और जो दूसरी कोई पीपीपी है, उनमें से किसी की कोई औपचारिक इस पर टिप्पणी भी नहीं आई इस मुलाकात पर, ना उन्होंने कहा। और एक नेता ने तो ये साफ कहा कि वी आर रनिंग ए सेरिमोनियल गवर्नमेंट, जो सरकार में शामिल नेता है उसने कहा वी आर रनिंग ए सेरिमोनियल गवर्नमेंट, यानी एक सिर्फ सेरिमोनियल है ये, और द रियल पावर बोथ इन फॉरेन एंड इंटरनल मैटर लाइज एल्सवेयर। यानी साफ तौर पर कहा कि ये हमारे पास कोई ताकत नहीं है, ये ताकत सेना के पास है। अगर हम लोग देखें कि अब अमेरिका के लिए सिर्फ वहाँ सरकार कोई मायने नहीं रखती, सिर्फ असीम मुनीर है, और अब जो भी रणनीतिक चर्चा होगी वो उसके होगा। भारत की तरफ देख रहे हैं तो कोई एक ऑफिशियल औपचारिक तौर बयान नहीं आया, बस एक मीटिंग लोग कहा रहा है कि भारत ने अमेरिका से ये पूछा है कि डज योर मिलिट्री डोमिनेटरी एंगेजमेंट विद पाकिस्तान अलाइन विद योर इंडो पैसिफिक डेमोक्रेटिक वैल्यू। ये क्वेश्चन मार्क है जिस पर कहा जा रहा है कि इस तरह का कोई बयान गया होगा, चूंकि अभी कोई सरकार ऑफिशियल नहीं है, उन्होंने साफ तौर पर कोई बयान भारत ने आधिकारिक तौर पर जब तक हम लोग बात कर रहे थे तब तक नहीं किया था। और ये सिर्फ एक छोटी सी प्रतिक्रिया जो फॉरेन मिनिस्ट्री की है कि वी कंटिन्यू टू मॉनिटर और डेवलपमेंट इन द रीजन, इंडिया रिमेन कमिटेड टू रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। इसको एक बहुत ही औपचारिक बयान हम लोग कह सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में ज़रूर इसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है और एक मीटिंग्स चल रही है, क्योंकि ये अमेरिका की जो नई दिशा है भारत की कई सामरिक चिंताओं को बढ़ाएगी। क्योंकि ट्रंप सरकार का जो भारत सीधे कन्फ्रंट नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इतने लंबे समय बाद क्यों बातचीत की, ऐसा हो सकता है आपको बहुत सारे लोग उत्साह में गाने सुना रहे हो कि ट्रंप को अब ये कर दिया, ट्रंप का अब मोदी ने इस तरह बदला लेंगे या ट्रंप इस तरह मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि भारतीय विदेश मंत्रालय इस तरह के गिमिक्स को नहीं मानता है। वो जानता है कि वो जिस ट्रंप से बात कर रहा वो बहुत अस्थिर है। भारत नहीं चाहता
कि उसके किसी बयान से सीधे सार्वजनिक बयानबाजी पर ट्रंप प्रशासन उतर आए। जैसे आपने आज ही देखा, जब हम बात कर रहे हैं उससे कुछ ही वक्त, जब मैंने आपसे बातचीत शुरू की, मैंने बताया कि उससे कुछ ही वक्त पहले ये बयान आया था ट्रंप का, जिसमें उसने सीधे तौर पर आज भारत की औपचारिक और आधिकारिक, यानी विदेश सचिव ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा उसका जवाब दिया है। यानी कोई प्रेसिडेंट ये मानता नहीं, और ये लगभग 14 चूंकि हो चुके थे, ये 15वां बयान है जो उसने दिया है, जो जोर दे रहा है, और खासतौर से उस शत्रु के, भारत के उस शत्रु के साथ। हालांकि भारत देखिए पहले से तय कर चुका कि भारत अपनी राजनीति को अब मतलब अपनी कूटनीति को किसी दो देशों के साथ एक साथ नहीं जोड़ रहा। भारत अपने अमेरिका के साथ रिश्ते को अलग देखेगा, भारत पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को अलग देखेगा। लेकिन आप सोचिए, जिससे बचने की कोशिश की जा रही वो इसलिए क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। और भारत अमेरिका का जो रक्षा सौदा है, जो लगभग $15 बिलियन का है 2015 का 25 का, तो वो अभी भी चल रहा है, वो विचाराधीन है, उसमें प्रक्रिया जारी है। उस पर क्या हो सकता है, सीधे तौर पर क्वाड और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में भारत की केंद्रीय भूमिका है, और इसके लिए उसको जो वेटेज हासिल है, भारत नहीं चाहता कि सीधे तौर पर इस पर बयानबाजी करके पाकिस्तान को और ज़्यादा कहें। इस पर एक जो एक बयान भी आया था, उसमें मतलब अगर हम लोग सोर्सेज के हिसाब से देखें, दिल्ली डज नॉट वांट टू टर्न दिस इनटू पाकिस्तान वर्सेस इंडिया प्रॉक्सी कंपटीशन, बट द रेड लाइंस आर बीइंग रीड्रॉन साइलेंटली। ये जो है भारत अमेरिका के साथ अपने आप को जो देखने की कोशिश कर रहा। लेकिन मैं इस पूरे इसको जो पाकिस्तान के असली शासक की कहानी है, वो यहाँ तक शुरू करूँगा कि एक औपचारिक कूटनीतिक घटना नहीं है मुनीर को बुलाया जाना, बल्कि स्पष्ट रूप से ये एक जो है सिंबॉलिक रिकॉग्निशंस है कि असीम मुनीर पाकिस्तान का वास्तविक शासक है। और जो ये पहला प्रत्यक्ष संवाद है जिसमें कि पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार की अनुपस्थिति में ये संवाद हुआ हो, जो राष्ट्रपति लेवल पर हुआ हो। इसके अलावा बिना विदेश मंत्री, बिना मंत्री या राजदूत की उपस्थिति के ये जताता है कि सैन्य संगठन सैन्य है, वही सत्ता से सत्ता की बैठक कर रहा है। और जनरल मुनीर को हेड ऑफ डेलीगेशन के तौर पर नहीं, स्टेट लेवल गेस्ट की श्रेणी में रखा गया था। ये एक बड़ी बात है। अगर हम लोग विदेश नीति के एक एक, चूँकि उसमें एक एक चीज़ होते हैं, तो अमेरिका ने कोई वो तो जारी नहीं किया गया, कोई ऐसा दस्तावेज जारी नहीं किया। लेकिन अगर हम लोग अमेरिकन डिप्लोमेट्स की बातचीत को सुने, तो उसी पर मैं इसको ख़त्म भी करूँगा कि इन डिप्लोमेसी यू डोंट हैव टू से इट आउट लाउड, यानी आपको डिप्लोमेसी में बहुत ताकत के साथ किसी चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं। हु यू इनवाइट एंड हाउ सेज एवरीथिंग, आपने किसको बुलाया और क्या, इस तरह से सब कुछ तय हो जाता। तो हम लोग पाकिस्तान में एक नया चेंज होते देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं इसमें पहले की तरह तख्ता पलट किया जाए। शहबाज शरीफ रोज़ सुबह फ़ोन कर कर असीम मुनीर से ये भी पूछ सकते हैं कि उनको दिन भर में क्या करना है। संसद के अंदर होने वाली जो पाकिस्तानी संसद के अंदर के जो इजलास जिसको वो हैं, उसमें होने वाली बहस भी आर्मी के इशारे पर होती हैं, इशारे पर होती रहेंगी। मुझे लगता है कि वो एक बड़ी वो चीज़ हो सकती है। लेकिन आज हम लोग जिस तरह से सोच रहे थे कि सुबह जिस तरह हुई थी, मुझे लगता है कि वो सुबह शाम तक जो है एक अलग अंदाज में बदल गई। अगर हम लोग अभी और अपडेट, चूँकि जब मैं ख़त्म कर रहा हूँ तो उस वक्त थोड़ा सा अपडेट आपको और दे देता हूँ कि इजराइल ने 3 और ईरानी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए हैं। थोड़ी देर पहले ईरान के करमान शाह में एक मिलिट्री ठिकाने में 3 और ईरानी H-1 हेलीकॉप्टर बमबारी की, तीनों तबाह हो गए हैं। इससे पहले IDF ने, मतलब इजरायली डिफेंस फोर्स ने दोपहर में 5 AH-1 हेलीकॉप्टरों को नष्ट किया था। तो इस तरह दिन भर में 8 हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके हैं। अमेरिकन जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनकी बातचीत का एक आई है। उन्होंने कहा है, पीटर हेस्केथ ने सीनेट की सुनवाई के दौरान जब उनसे पूछा गया ईरान के साथ संभावित संघर्ष में, ये भी एक बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप जब और जो भी फैसला करेंगे उसको लागू करने के लिए हम तैयार हैं। यानी ट्रंप ने, आपको मालूम होगा अभी क्या कहा था कि ये मुझे मालूम है कि मैं उसमें ईरान पर हमला करूंगा या नहीं। ये मेरे इस वीडियो की बातचीत की शुरुआत में, और जब तक हम लोग वीडियो ख़त्म कर रहे हैं तब तक सीनेट के सामने बताया गया है। पीटर हेस्केथ ने कहा वह पब्लिक मंच पर नहीं बताएंगे कि उन्होंने ट्रंप को ईरान के खिलाफ हमले के विकल्प दिए हैं या नहीं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज़ है। ईरान ने तो ट्रंप के दावे से इनकार कर ही दिया कि हमने कोई बातचीत नहीं की है। तो कल फिर
सुबह हम लोग मुलाकात करेंगे इस और वीडियो के साथ, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आज चूँकि अपडेट आती रही, आपने भी कई बार सुना जयराम रमेश या कांग्रेस के उस बयान पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो उन्होंने फिर जब माफ़ी भी मांगी तो नॉन बायोलॉजिकल कहकर, यानी प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए वो सोच रहे थे कि वो बहुत अच्छा ह्यूमर दे रहे हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि जब उन्होंने सुबह एक दिया तो मुझे लगता है कि वो एस.एम. कृष्णा के वास्तविक उसको याद करते हैं। हालांकि एस.एम. कृष्णा बाद में बीजेपी की जो एक नेताओं को धोकर बिल्कुल पाक साफ कर देने वाली लॉन्ड्रिंग मशीन है, उससे धुल के साफ हो गए थे अपने आखिरी समय में एस.एन. कृष्णा। और वो बीजेपी चूंकि जिसको ले लेती है तो उस पर कोई आरोप नहीं रहता, उन पर नहीं रहा था। वो अब नहीं रहे हैं, ये भी अलग बात है। लेकिन 2011 में मुझे याद है जब वो उन्होंने यूएनओ में बाकायदा, जब उन्हें हिंदुस्तान की तरफ से बोलने का समय आया तो उन्होंने पुर्तगाल के उसके पहले 2 पेज पढ़ दिए। और उस समय जो आज केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप पुरी, वो वहीं भारत के प्रतिनिधि थे, उन्होंने उनको याद दिलाया और तब वो भाषण सही किया गया था। मुझे लगता है जयराम रमेश एस.एम. कृष्णा की तरह उम्र के तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ट्वीट सुबह दिखाया था वो मुझे लगता है उस गलती को सुधारने का, शाम को वो गलती माफ़ी मांग चुके थे, लेकिन अगर थोड़ी देर और माफ़ी ना मांगते तो शायद उनकी बात सुन चुके थे ट्रंप और उन्होंने एक नया बयान जारी कर दिया। तो आज इसी लाइटर मोड पर बातचीत। अगर आपको वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर पसंद आ रहे हैं तो आप इसकी रीच बढ़ाने में हमारा सहयोग दीजिए। हम एक लेवल तक आए हैं, लेकिन हमको इसको आगे ले जाना है। आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी आप अपना विचार देना चाहते हैं तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उसको खुलकर मुझे लिखेंगे मेरे मेल पर dhirendra.pundir@gmail पर आप ज़रूर भेजें, ताकि हमको आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने में मदद मिल सके। नमस्कार।